रूस के राष्ट्रपति मुश्किल से 28 घंटे के लिए भारत आए, लेकिन इस 28 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन देश दुनिया को कई अहम संकेत दे गए। भारत ने जता दिया कि दुनिया चाहे जो कर ले, भारत अपने सबसे विश्वसनीय साझेदार का साथ नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ पुतिन ने भी अमेरिका, यूरोप को साफ संकेत दे दिया कि वो रूस को अलग थलग करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश भारत उनका ठोस साझेदार था, ठोस साझेदार रहेगा। और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच बदलते पावर सेंटर की धमक भी आज दिल्ली में सुनाई दी। सिर्फ रणनीति की नहीं, सिर्फ कूटनीति की नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर, कारोबारी साझेदारी मोर्चे पर और सबसे अहम डिफेंस की साझेदारी के मोर्चे पर भारत और रूस के बीच अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। तो कई लोग इसे एक नई किताब की शुरुआत मान रहे हैं, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस नई शुरुआत में भारत कहां खड़ा होगा, भारत के सामानों का रूसी बाजार कितना स्वागत करेगा और इसके लिए हम कितने तैयार हैं। जब दोनों देशों ने एनर्जी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने की बात की, लोकल करेंसी में कारोबार बढ़ाने पर फोकस करने की बात की, तो अमेरिका के दिल पर क्या गुजरा होगा। और एक और बड़ा सवाल, चीन के साथ गहरे रिश्ते जता चुका रूस हकीकत में भारत के लिए कितनी बाहें फैलाएगा। ऐसे कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब अब हर कोई जानना चाहेगा। आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। श्रीमान, अंतर सेना संबंधक निरीक्षण के लिए हजरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गहरी दोस्ती दुनिया भर ने देख ली है। इस दमदार दोस्ती की धमक दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन के रेड कार्पेट वेलकम से लेकर दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत तक जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, उसका नतीजा भी घोषणा पत्र में दिखा। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह बताया। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ कई अहम समझौते हुए। इसमें हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, मैन पावर मोबिलिटी, शिप बिल्डिंग, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, कृषि और फर्टिलाइजर और न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग शामिल है। आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस के बीच पिछले एक साल में व्यापार 12% बढ़ा है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। रूस द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने को तैयार है। उन्होंने तेल सप्लाई को लेकर भारत को भरोसा दिया। We are also seeing successful partnership in energy. Russia is a reliable supply of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. पुतिन के साथ बातचीत से पहले पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपना साफ मैसेज दिया। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर भी अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत रूस साथ साथ हैं। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है।
भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच विन विन सहयोग को आगे भी जारी रखने की बात कही है। सवाल ये है कि पुतिन के दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ है। भारत और रूस के बीच अहम करार से दोनों देशों के बीच व्यापार को कितनी रफ्तार मिलेगी, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को रूस का कितना सहयोग मिलेगा और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी के रुख को किस तरह देखना चाहिए। तो ये रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा रिपोर्ट में, सिर्फ रणनीतिक ही नहीं, सिर्फ सामरिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रिश्ते के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने इस बार शो में हर क्षेत्र से जुड़े हुए अपने जो एक्सपर्ट हैं, दिग्गज हैं, उनको आमंत्रित किया है। उनसे आपका परिचय करा दूं। पूर्व एम्बेसडर डिप्लोमेट अनिल त्रिगुनाथ साहब हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब हैं, जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही में मानो का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। क्योंकि आज गेस्ट ज़्यादा हैं और कई सारे मुद्दे हैं चर्चा करने के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे जवाब रखेंगे, स्पेसिफिक टू द पॉइंट, तो ज़्यादा मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। मैं शुरुआत में अनिल त्रिगुनाथ से आपसे करना चाहूँगा। आपसे करने के पीछे एक वजह भी है। आप, मुझे जहाँ तक याद है कि आप रशिया में भी इंडियन मिशन में रह चुके हैं, तो और इंडिया रशिया रिलेशन को बहुत पैनी नज़र से देखते रहे हैं आप। तो इस 28 घंटे के दौरे में प्रधानमंत्री का पालम एयरबेस पे जाना, खुद जाके उनको लाना, एक गाड़ी में बैठ कर आना, उसके बाद से दिन भर के हलचल, बॉडी लैंग्वेज और फिर साझा बयान जारी किया जाना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, इसमें तो लक्ष्मण जी कोई शक नहीं है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो अविश्वसनीय है। कई बार 25 साल से प्रेसिडेंट पुतिन ने ये एनुअल समिट का शुभारंभ खुद किया था। उस वक्त हम मॉस्को में ही काम करते थे और यहाँ आए भी थे दिल्ली में उस विजिट में पुतिन साहब के साथ। तो हमने ये देखा है कि तब से वो बड़ा हेविली इन्वेस्टेड है भारत के साथ रिलेशनशिप में। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ और जो भी पहले वाजपेयी जी थे, दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका रिश्ता बड़ा अच्छा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़ा स्पेशल रिश्ता है जो कल हमने देखा बड़ी अच्छी तरह से, आपने और उससे पहले तियानजिन में भी देखा, एक गाड़ी में गए साथ में और किस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, किस तरह से एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और मैं आज भी ये समझता हूँ और कहता हूँ कि भारत और रूस की जो इस वक्त जो हमारी दोस्ती और उसकी जो शुरुआत और जो उसका जो स्तंभ है, वो दोनों नेताओं के बीच की आपसी समझबूझ और एक दूसरे के प्रति पूरी इज्जत ये बड़ा ही संयोग है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और इस कल जो आपने देखा साहब, एक बड़ा संयोग है कि आप 2000 में जब इस रिश्ते की नींव डाली जा रही थी तब उस वक्त थे और उस डेलीगेशन में आप इंडिया आए भी थे और आज भी ये सारा कुछ देख रहे हैं। तो संक्षिप्त में आपसे समझूं कि आखिर दोनों पल को याद करें आप, तो क्या बदला हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, बदला तो दुनिया की जो परिस्थिति है वो बहुत ज्यादा बदल गई है। हालांकि उस वक्त भी भारत सैंक्शन से बाहर आ रहा था, रूस भी परेशान था, काफी हालत खराब थी उस वक्त। प्रेसिडेंट पुतिन भी अपने देश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज भी रूस काफी बड़ी सैंक्शंस के अंदर में है। तो इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन भारत आज एक बहुत सशक्त देश के रूप में उभरा है और जिसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पूरी तरह फुल डिस्प्ले पे हमने देखी है इस रशिया यूक्रेन विजिट के दौरान में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो एक प्रधानमंत्री मोदी की कहें तो एक बड़ी डायरेक्ट अप्रोच है कि भाई जिसके साथ हमारी दोस्ती है, जिसके साथ हमारी ट्रस्टेड और पार्टनरशिप है, उसके साथ में हमें किसी भी प्रेशर में आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे। ये एक बात बड़ी क्लियर इस वक्त आपको। एक चीज और जो बदली हुई है, वीणा सिकरी मैम आपसे इस पे कमेंट चाहूंगा। एक चीज जो और बदली हुई है वो है कि आज से 25 साल पहले का भारत और आज के भारत में आवाज नहीं आ रही है जिसके जी, लगता है वीणा सिकरी मैम को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। आप मैं स्टूडियो डायरेक्टर से को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा देखें क्या टेक्निकल इशू यहाँ पर है। लेकिन मैं इस बीच चलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब आपके पास कि 25 साल पहले और अभी के दोनों में एक बहुत ही बेसिक सा अंतर है कि भारत की धमक दुनिया के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और रूस ऐसे समय पे है जब आप देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है यूएस को उसको दरकिनार किया जाए, यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि दरकिनार किया जाए
और ऐसे में भारत की जो स्थिति है, अब नजरिया भारत के प्रति बदला होगा रूस का, मान के चला जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, ये जो विजिट हुई है, कल से शुरू हुई और आज समाप्त होगी शाम को, ये एक बड़ी अजीब किस्म की मेरे ख्याल से विजिट हुई है। ऐसी विजिट मैंने तो अपने करियर में कभी हेड ऑफ स्टेट्स की देखी नहीं। ये विजिट यहाँ आने से पहले शुरू हो गई थी। इन्होंने जो इंटरव्यू दिया, वो एक इंटरव्यू एक टेलीविजन चैनल को दिया, वो पूरे विश्व ने देखा। और जब से यहाँ आए, जिस किस्म की बातें ये कर रहे हैं, इस पूरी विजिट को आप दो तरीके से देखें। एक तो मैक्रो लेवल पर देखें, जो इंटरनेशनल इसका मैसेज जा रहा है, और एक डोमेस्टिक देखें बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो एक दो लेवल पे देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये विजिट कितनी जरूरी थी, एंड हाउ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द ग्रेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस विजिट। जो इनकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बातें हैं, वो बड़ी गंभीर हैं। इन्होंने सही लफ्जों में कह दिया कि ही स्टिल मेंटेन्स द प्राइम मिनिस्टर्स व्यू। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। इसको उन्होंने कई दफा अपने शब्दों में एक तरह से रिपीट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शांति चाहता हूं। इसी चीज का एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो राजघाट में गए थे आज, वहां उन्होंने जिस प्रकार का मैसेज लिखा, जिस प्रकार से उन्होंने गांधी के बारे में लिखा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आई फॉलो द पॉलिसीज ऑफ गांधी, उससे वो पीस की तरफ जा रहे हैं। और उनको लग रहा है कि पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि वो यूक्रेन लड़ाई के अंदर भी एक पीसफुल सोल्यूशन चाहते हैं। तो दिस इज ए वेरी मेजर इशू। दूसरी जो बड़ी इंटरनेशनल लेवल की बात की है, वो ये है कि उन्होंने सफा लफ्जों में कहा कि हम इंडिविजुअल्स हैं, हर एक देश अपनी देखता है। भारत इज वन कंट्री टुडे जो अपना जेन्युइनली नॉन अलाइंड है या बेस्ड अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो भारत को सूट करता है वो भारत करता है। अगर उसको तेल खरीदना है तो जहां से खरीदना है वो खरीदेगा, उसको हथियार खरीदने हैं जहां से खरीदना है खरीदेगा। भारत इज ओनली वन कंट्री जो अपना देखती है और अपना देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उसके साथ साथ पुतिन साहब ने एक रिमार्क पास किया था, आपने ध्यान से सुना होगा, कि जब अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑयल के ऊपर एक वो टैरिफ लगाया, एडिशनल टैरिफ लगाया, और भारत से कहा कि अब रशिया से ऑयल मत खरीदिए, उसके बावजूद भी हम कुछ ना कुछ ऑयल खरीदते रहे। और उसमें उन्होंने जरूरी बात यह कही कि भारत को वो कैसे रोक रहे हैं जब वो खुद ही हमारे यहां से न्यूक्लियर फ्यूल लेते हैं। तो ये भी बड़ा जबरदस्त मैसेज गया वर्ल्ड को कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाइए, आप टैरिफ लगाइए, लेकिन जो भारत है और उसकी जो हमारे साथ मित्रता है, उसमें हम लगातार काम करते रहेंगे। और तीसरी बड़ी बात जो इसको डोमेस्टिक इश्यूज में आई है, तो सबसे बड़ी बात है ट्रेड एंड कॉमर्स की। बाकी डिफेंस की बात मैं और आगे चल के बता सकता हूं, लेकिन जो मेन चीज है वो हमारी जो समय आ रही है वो है ट्रेड की। तो ट्रेड में सब समझते हैं कि हमारा डेफिसिट बहुत ज्यादा है। वी आर टेकिंग समथिंग लाइक $68 बिलियन, हमारा मुश्किल से $8-10 बिलियन होगा। मैं ट्रेड पे आऊंगा, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, मैं ट्रेड पे आऊंगा, चूंकि ट्रेड के हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं, आपके साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि एक ने इशारा, पहले मैसेज, क्लियर मैसेज गया यूएस को, क्लियर मैसेज गया यूरोपियन यूनियन को। तो वीना सिकरी मैम हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, इसको यूएस कैसे ले रहा होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर इतना बड़ा इवेंट था कि हर किसी की नजर तो इस पर टिकी होगी, जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, साझा बयान क्या जारी कर रहे हैं। तो यूएस इस पूरे घटनाक्रम को कैसे ले रहा होगा? यूएस जरूर अपने तरीके से जो उनकी इमीडिएट कंसर्न्स हैं वो टैरिफ की हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी कहने वाली बात है कि भारत को रूस से ऊर्जा नहीं खरीदना चाहिए। अब देखिए, इन दोनों बातों पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों ने कहा है कि रूस का ऊर्जा भारत आता ही रहेगा, एंड रशिया विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें रूस का रोल रहेगा। ये बात जरूर अमेरिका ने बड़े ध्यान से सुनी होगी, क्योंकि एक बात ये है कि हम ये कह रहे हैं अमेरिका को कि आपने 25% एक्स्ट्रा स्पेशल टैरिफ लगाया है भारत पे, क्योंकि हम रूस से ऊर्जा खरीद लें। लेकिन ये स्पेशल टैरिफ आपने किसी और देश पे नहीं लगाया है। चीन भी बहुत ज्यादा ऊर्जा रूस से ले रहा है, यूरोप भी ऊर्जा रूस से ले रहा है, उन पे कोई टैरिफ नहीं लगी है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है जो इंडिया को दिया है, इसके बारे में इंडिया ने काफी बार अमेरिका से बात की है, लेकिन फिर भी ये टैरिफ अभी हटा नहीं है। हालांकि ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन में है। सवाल आपसे पूछूं,
हाँ, तो मैं एक थोड़ा सा बात ये आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछूं वीणा सिकरी मैम कि इस दौरे के बाद जिस तरीके के हमने टाई अप और साझेदारी को दिखाई है रशिया के साथ, क्या यूएस चाहेगा कि भारत के साथ भी रिश्ते जल्द से जल्द सामान्य कर लिए जाएं, क्योंकि भारत के पास एक डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं दूसरा विकल्प वहां पे पहले से तैयार बैठा हुआ है? देखिए, बात ये है कि अमेरिका कहे ना कहे, ये हमारे लिए हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है। हम रूस से जो रिश्ते बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे हैं कि अमेरिका इसको देखे और अमेरिका अपना रवैया बदले, ये अमेरिका पे है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे रूस के साथ बहुत सदियों से, दशकों से रिश्ते हैं और इसे हम अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत सिग्निफिकेंट एडिशनल पॉइंट्स आए हैं। ये देखिए कि जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि रूस और भारत चाहते हैं कि मल्टीपोलर एशिया हो। ये देखिए, अमेरिका ने कभी ये नहीं कहा है, वो तो G2 कर रहे हैं चीन के साथ। तो इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बड़े सोच समझ के जॉइंट स्टेटमेंट में आए हैं। जो समझने वाले हैं अमेरिका में वो समझ जाएंगे, तो हम समझ ये गए होंगे, जो बिल्कुल समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। जी, बिल्कुल। मैं हम ये दरअसल कहेंगे ये जो कि आपने जो हमें ट्रेड की बात हटाने की, बात। जी, ट्रेड की बात की, उस पर मैं आगे चल कर आऊंगा। नरेश कौशिक साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर सुनील जी और अजय श्रीवास्तव साहब हैं। जब हम लोग ट्रेड के डिटेलिंग में जाएंगे तो आप लोग के पास आऊंगा। लेकिन नरेश कौशिक साहब, साझा बयान जो जारी किए गए हैं और उससे पहले की बॉडी लैंग्वेज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या लगी? और जो एक सवाल का जवाब मैं जानना चाह रहा था कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे चाइना हो, इस पूरे विजिट से क्या उनको एक मैसेज गया होगा? देखिए, ये जो विजिट है, जो यात्रा है, ये ऑप्टिक्स की दृष्टि से ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को अमेरिका और यूरोप बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। ये दरअसल रूस ये दिखाना चाहता है इस यात्रा के जरिए कि हमें आप कितना ही अलग कर लीजिए, हमारे पास दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर देश, बहुत ही महत्वपूर्ण देश भारत हमारे साथ है। तो ये रूस दिखाना चाहता है इस यात्रा के जरिए, और भारत ये दिखाना चाहता है कि आप हमें कितना ही कमजोर करने की कोशिश कीजिए, हमारे साथ रूस जैसी एक ताकत खड़ी है। तो ये एक ऑप्टिक्स की बात है, लेकिन अगर आप इसको असलियत में देखें तो कोई बहुत ज्यादा इसका कोई असर मुझे होता नहीं दिख रहा। पिछले 25 साल में भारत ने जो निर्णय लिया कि रूस से रिश्ते कुछ धीरे धीरे कम करके आप अमेरिका या पश्चिम की तरह बढ़े, वो हमने सोच के एक निर्णय लिया था। मुझे नहीं लगता उससे कोई हम पीछे हटने जा रहे हैं। रूस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी जो ताकत है धीरे धीरे कम हो रही है। अब वो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी का भी कोई आधे से थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो इसलिए रूस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत को उससे हथियार के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने देखा होगा इस यात्रा में कोई बहुत ही बिग टाइम एग्रीमेंट नहीं हुए हैं। तो इससे ये लगता है कि ये यात्रा ज्यादा से ज्यादा ये संदेश देने वाली है, ऑप्टिक्स की यात्रा है। जो भी आप जो निर्णय हो रहे हैं वो बहुत ही छोटे लेवल के हैं। मुझे उसमें ऐसा नहीं दिखता कोई जिसको लेकर पश्चिमी देशों में किसी तरह की चिंता हो कि ये दोनों देश मिलकर आकर क्या करेंगे। ये कोई चिंता हो ऐसी बात यहाँ पे नहीं दिख रही। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग में जाएं। जो साझा घोषणा पत्र हो या फिर जो MOU साइन किए गए हैं, दोनों देशों के बीच कारोबार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात की गई है। अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है, करीब 64 बिलियन का हम लोग रशिया से इम्पोर्ट करते हैं और रशिया हमसे मुश्किल से 4 से 5 बिलियन डॉलर लेता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि 100 बिलियन डॉलर तक इसे पहुँचाएंगे। ये 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचाएंगे तो अजय श्रीवास्तव जी, ये ट्रेड डेफिसिट कम होगा कि और बढ़ेगा? देखिए, पहले नंबर्स जान लेते हैं। आपने सही कहा, करीब 5 बिलियन का एक्सपोर्ट है हमारा और 65 बिलियन का इंपोर्ट है। इसमें 50-52 का ऑयल इंपोर्ट है। तो जो 100 हमें पहुंचाना है 6-7 साल में, वो तो आसानी से पहुंच सकता है अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बीच डिफरेंशिएट नहीं करें, क्योंकि 70 तो आज ही है एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। अब रशिया ने कहा है कि वो इंडिया से अधिक सामान खरीदेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कि रशिया का जो ग्लोबल इंपोर्ट है वो 204 बिलियन का है और हमारा शेयर केवल 2.4% है। लेकिन बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम दुनिया में काफी हाई लेवल पर एक्सपोर्ट करते हैं, हाई वैल्यू का एक्सपोर्ट करते हैं, और रशिया वो सब आइटम को
काफी इंपोर्ट करता है दुनिया से, बट इंडिया से इंपोर्ट उसका नहीं के बराबर है। तो हमको जो है हर प्रोडक्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। हमने वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन हैं, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स हैं, मशीनरी है। ये सब चीजें स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमको जाना पड़ेगा, रशिया से बात करनी पड़ेगी कि आप तो ये चीजें बनाते नहीं, आप तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं और हम ऑलरेडी ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई हमसे क्यों नहीं। तो एक एक प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। उसी तरह से पॉसिबिलिटी होगी हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने का। सबसे अच्छी बात यह है कि रशिया ये सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है कहीं और से, हमसे नहीं कर रहा है, और हम कहीं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया को नहीं कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी डिस्टिंक्ट बनती है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने की। ऐसा होता है तो 100 बिलियन जो ट्रेड होगा वो काफी हद तक बैलेंस होगा। चीज और है, मैं इससे पहले कि सुनील सुब्रमण्यम साहब के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे ले लूं कि हम रशिया को अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, लेकिन रशिया का एक सबसे बड़ा दोस्त, लिमिटलेस दोस्त जो है चाइना, उसके सामान रशिया के मार्केट में भरे पड़े हैं। हम वहां पे कैसे compete करेंगे, या फिर हमारे लिए चीन के मुकाबले वो बाजार कितना वेलकमिंग रहेगा? अजय श्रीवास्तव जी। अच्छा, देखिए, तो पहली बात तो ये है, रशिया की जो ट्रेड फिगर्स हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो मैंने ट्रेड फिगर कोट किए हैं वो मिरर डेटा से बड़ी मुश्किल से कहीं से निकाली गई हैं। कितना वो चाइना से लेते हैं, कितना और कंट्री से लेते हैं, हमको आज की डेट में पता मेरे पास भी नहीं था। मैंने तो वहां के कुछ लोगों से बातचीत की तो बोले कि अरे यहाँ तो सारे चाइनीज माल भरे पड़े हैं। तो देखिए, मुश्किल तो है, क्योंकि मुश्किल नहीं होती तो हम आज एक्सपोर्ट हमारा हो रहा होता। वहां पर कॉम्पिटिटिवनेस की प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, रशिया से हमारे जो संबंध है वो मोर ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर है, और दो कंट्री एक दूसरे का ट्रेड तो बैलेंस करेंगे, यही मिस्टर ट्रम्प भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। तो इंडिया भी, चूंकि इंडिया ग्लोबली वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इंडिया कॉम्पिटिटिव है। पता नहीं कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो इंडिया पूरा नहीं कर पा रहा है, या रशियन सप्लायर्स जानते नहीं कि इंडिया से सब हो रहा है। तो एक डीप डाइव लेनी पड़ेगी एट द सेक्टोरल लेवल, प्रोडक्ट लेवल। एक एक प्रोडक्ट को हमको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम यूएस को कर रहे हैं, यूरोप को कर रहे हैं, जापान को कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रशिया। हालांकि ये डीप जो डिगिंग है, जो रिसर्च है, वो सुनील सुब्रमण्यम साहब भी बड़े अच्छे करते हैं, जो कि जाने माने इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साहब, आपने तो पूरे पे डेटा के हिसाब से एनालिसिस कर ली होगी। दो चीज़ें कि बाजार इस पूरे साझा बयान को, एमओयूज को किस लिहाज से ले रहा होगा, और आपके हिसाब से कहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है जो रशियन मार्केट में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो पहली चीज है, बाजार तो ये पॉजिटिव लेगा। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है, मगर उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमें नेगोशिएट करना चाहिए, पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं। अगर वो बात है इसमें, जो रशिया के साथ हमारी डीलिंग्स है, रशिया एक फेयर वेदर फ्रेंड नहीं रही है, वो हमारी दोस्त ऑल टाइम रही है। वेरस अमेरिका का कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड, वो ज्यादातर फेयर वेदर फ्रेंड रहे हैं। अब ऐसी मार्केट्स के साथ डील करना है तो हमारी मजबूती दिखानी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने धमकी दी, एडिशनल 25% टैरिफ लगाया हमारे ऊपर, फिर धमकी दी कि वो अपने जो 2 रशियन कंपनी है उनके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो ये सब धमकियों के पीछे हमने झुकना नहीं था। तो यही बात है कि ये इंपॉर्टेंट है मीटिंग उस लिहाज से कि एक्चुअली अभी ट्रेड डील विद अमेरिका और नजदीक दिख रही है, बिकॉज अमेरिका अब रियलाइज करेगा कि वो एक स्ट्रांग देश के साथ डील कर रहा है जो झुकने वाला नहीं है। तो आई थिंक सिंबॉलिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल एक्सपोर्ट्स की बात करें, आपने आंकड़े पूछे, देखिए आज जैसे कहा था श्रीवास्तव जी ने कि $70 बिलियन के एक्सपोर्ट में 5 बिलियन ही हमारी तरफ से है, 65 उनकी तरफ से है। अब मान लीजिए कि पूरे 30 जो बढ़त की बात हुई है वो इंडियन एक्सपोर्ट से आते हैं, तो 5 का बनेगा 35, और 35 बिलियन इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ बड़ी बात है क्या? एक राउंडिंग ऑफ एरर है। तो मेरा मानना नहीं है कि ये 35 को बढ़े या 15 को बढ़े, 3 गुना बढ़े, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि ये एक मजबूती दिखाती है कि हम झुकने वाले नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रशिया के साथ हमारा डीलिंग स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि एक तरफ हमारी डिफेंस में उसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, जिसके कारण आज हम पाकिस्तान को आसानी से हरा सके। उनकी ही इक्विपमेंट थी हमारे पास जिसके साथ हमने लड़ाई की है। तो वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात जो मैं कहूंगा कि वो न्यूक्लियर प्लांट में, कुडमगलम हमारा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट, उसमें वो सहमति दे रहे हैं, और हमारी जो नॉन ऑयल रिसोर्सेज
ग्रीन एनर्जी में न्यूक्लियर पावर भी शामिल होता है, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये दूसरी अहम बात है। और तीसरी बात है जिसने कोई स्पीकर ने बताया नहीं अभी तक, कि ज्यादातर डील्स हमारे बीच बायलैटरल करेंसी में होगी, यानी डॉलर के डिपेंडेंस को हम कम कराएंगे। तो ये सब चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, और जिससे अमेरिकन डील और आसानी से हो सकती है। अमेरिका भी अब रियलाइज करेगा कि अरे इंडिया झुकता नहीं है, मगर इंडिया की जरूरत है उन्हें भी, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मार्केट है वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली ये दरअसल डॉलर वाली जो बात आपने की ना सुनील सोनम साहब, उस पे मेरी राय थोड़ी सी अलग है। राय अलग ये है कि जब यूएस नहीं चाहता है कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे डी डॉलराइजेशन हो, हमारा डॉलर कमजोर हो। जब आप रशिया के साथ कह रहे होंगे कि भाई हम तो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो ये तो नागवार गुजरेगा नहीं त्रिगुणाय साहब यूएस के ऊपर। देखिए, इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यूएस ही है। जब उन्होंने वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स किया, रशिया को स्विफ्ट से कट आउट किया, और उनके जो 360 बिलियन डॉलर जो वहां की बैंक्स में रखे हैं यूरोप में, उसको आप कॉन्फिस्केट कर रहे हैं, उसको इधर उधर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पूरी दुनिया में, भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हिल गया है। तो भारत के तो आज ये रशिया के साथ ही नहीं है, हमने तो 23 ऐसे एग्रीमेंट साइन करे 23 कंट्रीज के साथ में, जहां पे यूपीआई मैकेनिज्म के थ्रू बायलैटरल करेंसीज में हम कर रहे हैं। हम तो अब अपना कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो असिस्टेंस देते हैं, एलओसी वगैरह, वो भी रुपीज में अब डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना है जो करेगा, जिससे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, और जो इस तरह की मैं समझता हूँ जो किसी और कंट्री का दबाव है उसको कम करने के लिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो अच्छी बात है कि जैसे रशियंस कहते हैं कि 96% अगर हमारा ट्रेड बायलैटरल करेंसीज में है, तो वो बहुत आवश्यक बात है। और मैं सुब्रमण्यम साहब से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये जो जीरो सम गेम नहीं होता है ट्रेड में होता है कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। अब आप अगर अच्छी एनर्जी, चीप एनर्जी आपको आ रही, तो आज की डेट में आप एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मेजर एक्सपोर्टर बन गए हैं। आप अमेरिका के लार्जेस्ट डीजल सप्लायर है आज की डेट के अंदर में, आप यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं, आप स्टेबलाइज कर रहे हैं मार्केट को। वी कांट से बाइनरी में आप इस चीज को नहीं देख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि जो चीज, और मैं ये भी कहता हूँ, देखिए ये एक ऐसा मूवमेंट है आज की डेट में इंडियंस के लिए, इंडियन बिजनेसेस के लिए, ये एक सोवियत मूवमेंट है। अगर इस वक्त आप इसको कैपिटलाइज करेंगे उस मार्केट को, तो बहुत आगे जा सकते हैं। और रशियंस के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है कि जो सरप्लस रुपीज है उसको भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, तभी दोनों तरह म्यूचुअल बेनिफिट होगा। बिल्कुल। एक चीज और है, चूंकि डी डॉलराइजेशन की बात की थी, एक और बात जो साझा बयान में देखेंगे, पैरा नंबर 18 वीना सिकरी मैम, जिसमें कहा गया कि एनर्जी सेक्टर जो है एक सिग्निफिकेंट पिलर है स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, यानी तमाम बंदिशें लगाने के बावजूद भारत और रशिया के बीच में एनर्जी सेक्टर में कॉपरेशन जारी रहेगा। ये साफ तौर से संकेत यहाँ पे दिया, संकेत क्या, बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है बड़े बड़े अक्षरों में। तो इसको कैसे लेगा यूएस, चूंकि वो चाहता है कि भाई एनर्जी को लेकर कुछ हमसे भी खरीदो, सारा कुछ वहीं से मत लिया करो। नहीं, हमने तो ये तय कर लिया है कि हम यूएसए से भी खरीदेंगे। ये तो हम नहीं इनकार कर रहे हैं कि हम यूएसए से नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो रूस के साथ स्ट्रेटेजिक स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप है, उसमें एनर्जी का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ यूएसए से नहीं खरीदेंगे। सो ये जो हम कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत ने दिखाई है प्रेसिडेंट पुतिन के विजिट के दौरान, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। ये कोई ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं है। इसमें हम कह रहे हैं कि हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि हम अमेरिका से डेवलप नहीं करेंगे रिश्ते, या यूके या जापान। हम कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। ये मतलब नहीं है कि हम रूस से डेवलप करेंगे तो यूएसए से कम होगा, नहीं, लेकिन हम रूस से जरूर डेवलप करेंगे। किसी के बंदिश में आके, किसी के प्रेशर में आके हम रूस के साथ डेवलपमेंट कम नहीं करेंगे। अब ये देखिए कि एक पॉइंट आप ले लीजिए जो आर्कटिक रीजन के बारे में कहा है। आर्कटिक रीजन के बारे में कहा है कि भारत और रूस की कोऑपरेशन आर्कटिक रीजन में बढ़ेगी। ये जो हमने पहले ही अनाउंस किया था कि व्लादिवोस्टॉक चेन्नई एक कॉरिडोर बनेगा, ये एक मैरीटाइम कॉरिडोर है, और व्लादिवोस्टॉक से आगे जाके आर्कटिक रीजन में जाएगा। वहां पे ट्रेड रूट्स होंगे, क्योंकि अगर आर्कटिक में मेल्टिंग हो रही है तो वहां पे
खुलेंगे और इसमें भारत का हिस्सा होगा। और जो हमने रीलॉस जो लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है रूस के साथ, और ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट रशियन पार्लियामेंट ने रैटिफाई भी कर दिया है, उससे देखिए कि जो हमारे आर्कटिक रीजन में नेवी की कोऑपरेशन होगी भारत और रूस के बीच। अगर हम वहां पे ट्रेड करना चाहेंगे, हमारे शिप्स वहां जाएंगे, तो रशियन पोर्ट्स में हम आसानी से वहां पे डॉक कर सकते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा। ये चीजें बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखती हैं। जो भारत की जो मैरीटाइम डेवलपमेंट है, इसमें बहुत सिग्निफिकेंट है ये। और जो ये बात सही है कि डिफेंस कोऑपरेशन में हमने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन जो बातचीत है वो अलग सिरे पे चल रही है। और जो रूस की तरफ से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया का पूरी तरह से सपोर्ट करना, ये भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बहुत ही अहम है। दरअसल इस पे मैं आना ही चाह रहा था। ये हमारे साथ शंकर शर्मा साहब हैं। इसमें ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि आपने देखा होगा, जो मैं देख रहा था कि उनका पैरा नंबर 31 जो उनके साझा बयान की बात कही गई, उसमें साफ तौर से कहा गया, अलग पैरा ही डिफेंस सेक्टर को लेकर दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, ध्यान दीजिएगा, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, ज्वाइंट वेंचर के जरिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। शंकर प्रसाद साहब, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हम लोग ज्यादातर सामान इंपोर्ट करते थे, अब कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे, ज्वाइंट वेंचर भी करेंगे। ये बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, और ये पैरा बिल्कुल सही है कि देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि भारत अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, तो भारत आत्मनिर्भर की तरफ ही चलेगा। ब्रह्मोस मिसाइल भी आपको पता है कि रशिया से आया था, वह भारत में बन रहा है, और कई एक आइटम बन रहे हैं। इसमें बड़ा ये सबसे मेजर सब्जेक्ट है डिफेंस वाला। भारत इस समय तकरीबन 60 to 70% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रशिया से है। पिछले 10-15 साल में कुछ 10% या 8-10% अमेरिका से लिया है। यहाँ सबसे बड़ी जरूरी बात जो पूरा विश्व समझ रहा है, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और भी कोई यूरोपियन देश हो, कि भारत वही हथियार लेता है जो उसको बेस्ट सूट करते हैं। हम ऐसा कोई हथियार, वी आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, जो हथियार भारत टेस्ट के बाद लेता है वो वर्ल्ड का बेस्ट होगा। तो इस समय हमारे पास जो बातचीत हो रही है वो S-400 की हो रही है, S-500 की हो रही है, एडिशनल आप जैसे बता रही थी, मैडम भी बता रही थी, आर्टिक शिप बिल्डिंग की हो रही है, न्यूक्लियर सबमरीन की हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो इस वक्त एनविल पर है, जिसमें बोथ अमेरिका एंड रशिया आर इन्वॉल्व, और ये बड़ी जरूरी बात है कि अमेरिका हमको ऑफर कर रहा है F-35 फाइटर जेट, और रशिया हमको दे रहा है Su-57। अब इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है। अगर आप देखें इनके कंपैरिजन में, तो एक शायद बेटर है, दूसरे से उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि हमारा रशिया के साथ इतना पुराना रिश्ता होने की वजह से और आत्मनिर्भर की वजह से वी आर बेटर पॉइज्ड फॉर सर्विसिंग, वी आर बेटर पॉइज्ड फॉर स्पेयर्स, वी आर बेटर पॉइज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका के साथ नहीं हो पाती है। तो इस पैराग्राफ में जो डिफेंस का पैराग्राफ है, और सबसे बड़ी बात एक और आपको समझनी चाहिए कि रशियन इक्विपमेंट कंपैरेटिवली कम्स अ लिटिल चीपर। तो हम ये देखेंगे कि रशिया के साथ हमारा डिफेंस जो है वो बहुत जबरदस्त है। T-90 टैंक्स हमारे पास हैं, और हमारे पास किस्म किस्म के जहाज हैं, लेकिन हमने राफेल भी लिया है बीच में फ्रांस से। सो वी आर गोइंग टू बाय द बेस्ट इक्विपमेंट, वो रशिया को पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दे विल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड विल बी एबल टू मेक दिस इक्विपमेंट इन प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो डिफेंस का जो मैं समझता हूं, शुरू से हम सोच रहे थे इनकी विजिट से पहले से। शंकर प्रसाद साहब, एक चीज और आपसे पूछूं, फिर मैं सुरेंद्र साहब के पास जाऊंगा कि ये जो रशिया के साथ जो हम लोग इक्विपमेंट लेते हैं, हमें ऐसा बताया गया कि आप यूएस के साथ लेते हैं तो यूएस कई सारे बंदिशें रखता है कि आप कब कब इस्तेमाल करेंगे वो हम आपको बताएंगे, इन स्थितियों में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बंदिशें होंगी, उसके ठीक ठाक करना, मरम्मत करना तो हमारे लोग जाएंगे। तो इस तरह की बंदिशें क्या रशिया भी लगाता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो रशिया से हमें मिला था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, वो हम इंडिया में बना रहे हैं। उसका भी इंडियन ओसी में बेचा है हमने, इंडियन ओसी खरीद रहा है। और बहुत एक और भी कई एक आइटम्स हैं, APCs हैं, कई एक आइटम्स हैं भारत में जो रशियन ओरिजिन के हैं, जो भारत में बन रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत जगह भारत का जो मिलिट्री सेक्टर है उसमें एक्सपोर्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
हाँ, और जो बिल्कुल, ये रशियन साझा इसको बयान में करता एक जो है, बड़ा उसी को भारत के अंदर बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, साझा बयान में ये लाइन कही भी गई है, आपने गौर किया होगा कि हम ये ज्वाइंट वेंचर के जरिए जो मेडिकल, जो हेल्थ, जो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे, डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे, हम उन देशों को भी एक्सपोर्ट करेंगे, थर्ड कंट्रीज को, जिन देशों के साथ हम दोनों के रिश्ते अच्छे होंगे उनको भी करेंगे। लेकिन मेरा सवाल एक और है, सुनील सुब्रमण्यम साहब आप इस पर बताइएगा कि हमारे पास क्या ये क्षमता है कि हम उनके टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर लेकर के हम डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं? अगर क्षमता है तो कहां पे है, किस स्पेस में? थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं, डिफेंस पीएसयूज इसके लिए जाने जाते हैं, डिफेंस पीएसयूज हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां हैं जहां पे आपको पोटेंशियल दिखता है? मुझे दिखता है एक्चुअली उतना ज्यादा डिफेंस पीएसयूज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑब्जर्व करने की क्षमता है, ब्रह्मोस एक एग्जांपल है, मगर जो टेक्नोलॉजी रियली आती है वो हमारी भी क्षमता है ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में। ये हमारी आत्मनिर्भरता के कारण हमने बहुत किया। मेरा ख्याल है कि रशिया को भी ये पसंद आएगी और उनकी भी जो टेक्नोलॉजी इसमें है उससे अगर जॉइंटली इसको विन विन बनाकर और भी बेहतर बनाए तो बहुत अच्छी बात है। और सेकंड बात, जो रशिया और अमेरिका में फर्क क्या है बताए, अमेरिका अभी F-35 हमें बेचने को तैयार होगी, मगर क्या है, कोई गारंटी नहीं कि वो पाकिस्तान को भी नहीं बेचेगी। Whereas रशिया से बस गारंटी है कि वो पाकिस्तान को नहीं बेचेगी। तो ये एक फेयर वेदर फ्रेंडशिप का बात किया था। अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कि आज हमें बेचे, वो सेम प्लेन को पाकिस्तान में बेचे, फिर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा। Whereas रशिया का क्लियर कट है कि सपोर्ट इंडिया की तरफ होगी। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कहना चाहता था। बिल्कुल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया। नरेश कौशिक साहब, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस भी चाहे कि हम भी अपना सामान बेचें, यहाँ रशिया से हमने साफ कर दिया कि हम आपसे सामान लेते रहेंगे, जेवी करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। यूएस की रणनीति क्या होगी ऐसे में? देखिए, यूएस तो जाहिर है अपना माल बेचना चाहेगा और अभी भी भारत के और रूस के, भारत और अमेरिका के जो सामरिक रिश्ते हैं वो कोई कमजोर नहीं हुए। ट्रेड रिश्तों पर जरूर आंच आई है, अभी जॉइंट एक्सरसाइजेज भी हुई है, लेकिन जो बातें अभी मुझसे पहले वाले वक्ताओं ने कही, मैं उस पर जरा सा जोर देकर एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि रूस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी डिफेंस एक्सपर्टीज है। इसका लोहा अमेरिका भी मानता है। अगर ट्रंप अगर किसी वजह से रूस से डरते हैं तो वो सिर्फ उनकी डिफेंस की वजह से ही डरते हैं। और रूस ने अभी यूक्रेन के युद्ध के दौरान उसने जिस तरह की चीजें हासिल की हैं, जिस तरह की नई टेक्नोलॉजी, खासकर ड्रोन्स की और नए मिसाइल्स जो नए उन्होंने बनाए हैं इस बीच, वो अगर भारत के साथ वो साझा करे तो वो बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक समय यह लग रहा था कि यूक्रेन जितने बड़े पैमाने पर ये नए नए ड्रोन्स बना रहा है तो रूस उससे हार जाएगा, लेकिन रूस ने उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा उत्पादन करके और नए नए किस्म के ड्रोन बनाकर उस पर काबू कर लिया। और आज जो रूस की जो ड्रोन की जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा जो है, जो इनका जो एविएशन सेक्टर है उसका चीन भी लोहा मानता है। आपने देखा होगा चीन जो है बहुत हद तक इस समय रूस को मदद कर रहा है और रूस चीन पर काफी निर्भर है, लेकिन जो डिफेंस एविएशन है उसमें चीन रूस पर निर्भर है। यानी अभी भी वो बहुत सारी चीजें अपने, रूस के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को वो अपने यहां बुला रहा है कि वो जो, क्योंकि चीन को अभी भी विश्वास नहीं है कि उसने जो जिस तरह की अपने मिलिट्री इक्विपमेंट, जिस तरह से अपने 5th जनरेशन वाले जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम बनाए हैं, वो उतने कामगर होंगे जैसे कि रूस के हो रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कितना पूरा नेटो की फौज लगी हुई है परोक्ष रूप में रूस को हराने के लिए, लेकिन रूस यूक्रेन में नहीं हार पा रहा है। इसकी वजह यह है कि रूस अपने आप में काफी बड़ी ताकत है और इसका लोहा इस समय पूरी दुनिया मान रही है, जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। ये फायदा उठाना चाहिए। हालांकि इसमें दो बातें और हैं जो हम लोग शो में आगे चलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव साहब हैं जिन्होंने इस पूरे दौरे के बाद एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट तैयार किया और रिपोर्ट के बाद में इन्होंने 6 पॉइंट निकाले हैं कि व्हाट टू वॉच नेक्स्ट, कि अब किन किन चीज़ों पर हमें नज़र रखनी चाहिए। इस पर मैं चर्चा करूँगा। लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से क्या संकेत निकाला जाए। शुरुआत में करूं एक बार फिर से अजय श्रीवास्तव साहब आपसे, जो कि GTRI के फाउंडर हैं। मैंने देखी कि आपने एक रिपोर्ट तैयार किया है, बड़ा
क्विक रिपोर्ट है लेकिन बहुत ही गहरी रिपोर्ट है, अच्छा रिसर्च करके आपने निकाला है। उसके बाद आपने लास्ट पेज मैंने देखा तो वहाँ पे आपने 6 पॉइंट बताए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आने वाले दिनों में हमें नज़र रखनी चाहिए। हमारे दर्शकों को बताइए वो 6 मुद्दे क्या हैं जिस पर आपकी नज़रें टिकी रहेंगी। देखिए, ज्वाइंट स्टेटमेंट में 100 से अधिक चीज़ों के बारे में बात है प्रमोट करने के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हम कह रहे हैं कि FTA करेंगे जल्दी, तो FTA तो बहुत सालों से हो रहा है, हमें टाइमलाइन करके उसको पुश करना पड़ेगा। नंबर 2 जो है, जो रूपी रूबल ट्रेड है, ये बात करनी, लोकल करेंसी ट्रेडिंग हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, बट समहाउ हो नहीं पाती। इसीलिए आज भी रशिया से हमारा ट्रेड जो 80% है करीब दिरहम में सेटल होता है, 5-6% युआन में होता है, बाकी रुपीज से होता है। रूपी रूबल ट्रेड इज बेसिकली लोकल करेंसी ट्रेड। हमको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए सिस्टम्स स्टेब्लिश करने पड़ेंगे। आज सिस्टम्स नहीं है, अगर वो स्टेब्लिश नहीं होंगे तो फिर हमको ऐसी दूसरी करेंसी को बीच में लाना पड़ेगा। इसकी अगली बात है कि जो हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात की है, कैपेसिटी 100 गीगावाट से करेंगे, तो एक उसके लिए साइट फाइनलाइजेशन कर ले, प्रोजेक्ट किसको देना है वो बात कर लें। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की हमने बात की, मेक इन इंडिया की बात की, तो भाई उसमें भी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए किस कंपनी को देना है, वो 1-2 महीने में काम करके खत्म करिए। और फाइनली अगले साल जो है इंडिया चेयर है ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में यूएस का काफी ऑब्जेक्शन है ब्रिक्स के एजेंडा पर, लाइक डी-डॉलराइजेशन और ये सब चीजें और भी चीजें हैं। तो एक रशिया के साथ मिलकर हमारा ज्वाइंट एजेंडा सपोर्टेड बाय रशिया क्या होना चाहिए। तो ये 4-5 चीजें हैं जो कि हमको अगले 2 महीने में कर लेना चाहिए। और फाइनल जो है, जैसे कि मैंने कहा कि हमें काफी हाई पोटेंशियल है काफी चीजों में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एक्सपर्ट से बात करके उसमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और वो काफी डीप और टाइम टेकिंग काम है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे हम ध्यान रखें, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं, तभी ये जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो हमारे फेवर में होगा। अजय सर, आपने तो काफ़ी दिन तक उद्योग मंत्रालय में आपने काम भी किया हुआ है और ऐसे ट्रेड नेगोशिएशन के हिस्से भी रहे हैं, और प्रोडक्ट भी आइडेंटिफाई करने में आपने काफ़ी मशक्क़त की थी उस ज़माने में कि कहाँ किस देश में कहाँ पोटेंशियल है। तो रशिया के साथ कभी इस तरह के ट्रेड बढ़ाने को लेकर कभी काम करने का मौका मिला, या फिर मैं ये पूछूं कि आपके हिसाब से अभी पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है, कौन से प्रोडक्ट हैं जहाँ पर हम रास्ता खुलते ही वहाँ के बाज़ार में हावी हो सकते हैं? ये जो है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है फर्स्ट लेवल की। उसमें ये होता है वो प्रोडक्ट जो हम अमेरिका, जापान, यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉम्पिटिटिव हैं ग्लोबली। दूसरा, चाइना वो प्रोडक्ट जो है, जो कॉमन प्रोडक्ट चाइना जो रशिया भी इंपोर्ट कर रहा है दुनिया से, लेकिन हमसे नहीं कर रहा है। और फिर हमने एक कट ऑफ ले लिया कि $500 मिलियन के ऊपर होना चाहिए इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट और रशिया ग्लोबल इंपोर्ट, और इंडिया का जो शेयर है रशियन इंपोर्ट में लेस देन 5% है। तो इसके बेसिस पर एक हमने लिस्ट निकाली, और उस लिस्ट में एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, आपको रशिया जो है कई $बिलियन वर्थ ऑफ गारमेंट इंपोर्ट करता है, इंडिया से केवल $19 मिलियन करता है। और गारमेंट पे हम पूरी दुनिया को करते हैं, यूरोप को करते हैं, जापान को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, रशिया को क्यों नहीं करते हैं? तो चाइना फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जब डेवलप्ड कंट्री को कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर कॉम्पिटिटिव। हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्या कुछ अटक रहा है नॉन टैरिफ बैरियर के लिए, कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन चाहिए। वो जो एक्सरसाइज है वो प्रोडक्ट लेवल पर ही होगी, उसी लेवल पर हमें करनी है। बिल्कुल। अनिल त्रिगुणायत साहब, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो इन्होंने कहा अजय श्रीवास्तव सर ने, उसी को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत की जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुझे लगता है कि जब आप होंगे सर्विस में उस टाइम से इसकी बातचीत शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी तक मटेरियलाइज हुआ नहीं। अब हो जाएगा, इस बात की संभावना कितनी आपको दिखती है? देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये करीब 10 साल से अधिक पहले से नेगोशिएशन हो रहे थे, ऑफ एंड ऑन हो रहे थे, और रशिया के अलावा उसमें 5 कंट्रीज और हैं, तो किर्गिस्तान, अजरबैजान और भी कंट्रीज हैं। तो हमारी भी हाई प्रायोरिटी में था नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम इंपोर्ट है वो ऑयल का है, हमारे एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, ट्रेड डेफिसिट अधिक है, तो प्रायोरिटी में था नहीं। अभी प्रायोरिटी में आया तो हमको देखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत अधिक ना बढ़ जाए। तो मुझे नहीं, मैं बहुत एंथुसियास्टिक नहीं हूँ FTA कंक्लूड होने के लिए, लेकिन एक सेफगार्ड के साथ में और हाई पोटेंशियल प्रोडक्ट के साथ में कुछ कॉम्बो बनाकर कुछ किया जा सकता है। किया जा सकता है। अनिल त्रिगुणायत साहब, ये दरअसल अजय श्रीवास्तव जी ने कई बार ये कहा भी है कि जहां जहां हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं वहां नुकसान में ही होते हैं, इंपोर्ट ही बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता है। मैं आपसे सवाल फिर से दोहराऊं, जब आप सर्विस में रहे होंगे तब FTA की बातचीत उस टाइम चलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन अभी तक हम नहीं कर पाए। कहाँ ऑब्स्टेकल्स था और अब जो दूर होता दिख रहा है? अनिल त्रिगुणायत साहब।
देखिए, जहां तक बात है कि काफी ये बड़ी इसमें काफी सारी चीजें हैं। एक्चुअली जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस वक्त हमारे जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने काफी सब स्टैंडर्ड माल वहां सप्लाई करना शुरू कर दिया। और रशियन मार्केट जो है वो जनरली ऐसा है कि बड़ा क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट है। तो वहां पे हर एक आदमी चीप चीजों को नहीं देखता। इवन अगर मेड भी आपके घर में होती थी तो वो भी वेट करेगी पूरा $300 लाने की, तब जाके खरीदेगी। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है उसमें भारतीय कुछ काफी कंपनीज ने मार्केट को खराब कर दिया। आप सोचिए, हम चाय सबसे ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट करते थे, उसके बाद श्रीलंका बन गया टी मेजर एक्सपोर्टर, और भारतीय चाय उसके बाद में 3 स्लोडा करके बोलते थे, 3 एलिफेंट टी। तो वी गेव अवे दैट मार्केट। तो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा एक्विट नहीं किया। लेकिन मैं श्रीवास्तव साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो उन्होंने बताया कि किस तरह करना चाहिए, हमको जितना जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देखें, अगर अब जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी के बारे में हो, फूड सिक्योरिटी के बारे में हो, कनेक्टिविटी के बारे में हो, फार्मास्यूटिकल के बारे में हो, हेल्थ केयर के बारे में, ये सारे जो हैं आर एड्रेसिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर जो बिटवीन दो कंट्री के बीच में है, उसको करने के लिए है। मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने पहले अक्टूबर में सोची में गया था वल्दाई के फोरम के लिए। वहां प्रेसिडेंट पुतिन जो बोलते हैं आके, उन्होंने खुद ये बात कही कि मैंने ऑर्डर किया है अपने लोगों को कि भारत से कैसे किसी भी हालत में हमें इंपोर्ट को बढ़ाना है। तो ये हमारी तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से भी एक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर ट्रेड जो है डेफिसिट भारत के खिलाफ रहेगा तो सस्टेनेबिलिटी की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त ज्यादा है। दूसरा बात जो है EU का के साथ जो FTA की बात हो रही है, उसमें नेचुरली है कि हम सब तरह से FTA करते रहे पहले साइन, लेकिन FTA मैं बताऊं आपको, और एम्बेसडर सीकरी इज हियर आल्सो, एक जमाने में ये डिलीवरेबल माना जाता था कि भाई हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया कंट्री के साथ, एग्रीमेंट साइन हो गया। आज की डेट में जब हमने देखा है, असेसमेंट किया, तो पिछले आपको याद होगा कि 10 साल तक हमने कोई FTA नहीं साइन किया किसी के साथ, रिव्यू कर रहे थे सारों को। प्लस नेचर ऑफ ट्रेड हैज चेंज, टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अंदर में आपका और बहुत सारी चीजें आ गई, इन्वेस्टमेंट्स आ गया है, सर्विसेज सेक्टर आ गया, तो उसको होलिस्टिक बनाना है। अब देखिए, हमने UAE के साथ में 88 दिन में 2800 पेज का इतना बड़ा डॉक्यूमेंट साइन किया है, जिसके अंदर आज भी फायदा आपको दोनों तरफ से हो रहा है। वो हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरा जो FTA हमने आसियान वाला है, उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी UK के साथ साइन किया है हमने, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है, अभी चिली और पेरू के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स को इंक्लूड करके कर रहे हैं। तो अब जो है वो कई सारे अप्रोच है। कई सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं, दर्जन भर कंट्री है जहां से FTA नेगोशिएशन बातचीत चल रही है, अब साइन होने के कगार पे हैं, कुछ एक आगे पीछे चल रहा है। वीणा सीकरी मैम, ये FTA कितना बड़ा अचीवमेंट होगा दोनों देशों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए? ये तो एक तरीका है, इट्स अ मीडियम, इट्स नॉट द एंड ऑब्जेक्टिव। एंड ऑब्जेक्टिव इज कि भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो रूस को बढ़नी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू गेट एक्सेस। जो रशियन मार्केट है, जैसे अनिल जी ने कहा, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मार्केट, और वो बहुत सारी चीजें अन्य देशों से इंपोर्ट कर रहा है। भारत से हमारे देश की चीजें उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, टेक्सटाइल्स हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो, सी फूड एक्सपोर्ट्स हो। और प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कहा है कि जो आपके गुड्स अमेरिका नहीं जा रहे, आप हमें भेज दीजिए, हम लेंगे। सो इट इज, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, दे हैव टू बी एक्टिव इन दिस, प्रोएक्टिव इन दिस। एक्चुअली पिछले जब से रूस टूटा है, सोवियत संघ टूटा था, रूस बन गया है, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनकी इंटरेक्शन बहुत कम हो गई है। और अब जो है और बढ़ाने की जरूरत है। वी हैव टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द 2 बिजनेस कम्युनिटीज की एक दूसरे में उनकी कॉन्फिडेंस हो, और जरूर बढ़ सकती है। डिफेंस में देखिए कितनी कॉन्फिडेंस है, हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, सब चीजें बहुत ठीक तरह से चल रही हैं। और पहले जो है सिविल कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छे होते थे, कल्चरल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते थे। ये सब चीजें जो है दोबारा होनी चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट इस बार हुई है, वो वाकई कई माने में नए सिरे से हम दोनों, भारत और रूस, इन चीजों को देख रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन पे है
इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। बिल्कुल, इसमें एक चीज जो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, आपने शायद नोटिस किया होगा उस साझा बयान की जो बात मैं कर रहा हूँ, ज्वाइंट स्टेटमेंट की, काउंटर टेररिज्म पे कम से कम 5 से 6 पैरा यहाँ पे लिखा गया है और दोनों देशों ने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरह के टेररिज्म को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे जो वर्ड जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट को भी हम लोग यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका भी खंडन किया गया है और टेरर फाइनेंसिंग को भी हम लोग रोकेंगे। तो इस तरह की बातें क्या मैसेज दे रही हैं? सबसे बड़ा मैसेज ये दे रही है कि द नेचर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। जिस तरीके से पहले लड़ाइयां होती थी कि बड़े बड़े कोर और डिवीजन मूव करते थे एक दूसरे के देश के अंदर, वो अब नहीं होने वाला है। सो इस चीज को आप देखें कि टेररिज्म इज द मेन वेपन जो हमारे नेबरहुड में है। खैर चाइना के साथ भी है, लेकिन जो मेन है वो पाकिस्तान के साथ है। रशिया ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। सो अब हमें जिस तरह की रणनीति बनानी है, व्हाट वी कॉल नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जिसमें ड्रोन्स आएंगे, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आएंगे, जिसमें और एयर डिफेंस की बातें होती हैं। सो बिकॉज द नेचर ऑफ वॉर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेररिज्म एंड वी हैव टू एलिमिनेट टेररिज्म, जो कि हमने सिंदूर में भी करके दिखाया। तो जो नई किस्म के हथियार आ रहे हैं उन पर ज्यादा गौर किया जाएगा। इसी वजह से मैंने शुरू में आपसे कहा कि S-400, S-500 एक बड़ा जरूरी आइटम है जो कि बड़ा कामयाब साबित हुआ था सिंदूर के अंदर। और जिस तरह से हमारे फोकस काफी जिस तरह से हमारी और जी, और जिस तरह से हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो इक्विपमेंट है, तो उस पर जोर होगा। तो ये हमारे संग रशिया के संग बड़ा नया एक चला है और रशिया इसको समझता है। रशिया सपोर्ट्स दिस आइडिया। तो इस डायरेक्शन में और ज्यादा काम होने की शायद उम्मीद है। एक सवाल मैं नरेश कौशिक साहब आपके पास लेके आना चाहूंगा, जो बार बार मेरे मन में उठ रहा है कि जिस चाइना के साथ रशिया ने लिमिटलेस फ्रेंडशिप की बात की थी, वो रशिया हमारे साथ रिश्ते प्रगाढ़ और कर रहा है। ये समीकरण कैसे आप देख रहे हैं? रशिया, चाइना, इंडिया और चाइना और पाकिस्तान भी है उधर। देखिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन हमारा अगर शत्रु नहीं तो प्रतिद्वंद्वी हमेशा रहेगा और इसके लिए हमेशा हमें ये सोच के चलना होगा कि चीन के साथ में हम बिल्कुल एक साथ नहीं बैठ सकते हमेशा के लिए। हमें हमेशा ये सोचना होगा कि चीन पीछे से क्या कर सकता है, क्योंकि चीन ने कई बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। इसके लिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। लेकिन रूस भी चीन पर काफी निर्भर है और भारत इस मामले में रूस की चीन पर निर्भरता कम करने में कुछ मदद कर सकता है। बहुत सारा जो चीजें आज चीन जो बेच रहा है रूस को, वो भारत बेच सकता है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए कि जो लिमिटेशंस हैं, रूस देखिए आज एक कम बड़ी शक्ति है, उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर है, 11वें नंबर की इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी तीसरे या चौथे दर्जे की है पूरी दुनिया के हिसाब से। देखिए, हालांकि आपने जो कहा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही नरेश कौशिक साहब की, रूस की निर्भरता चीन पे बढ़ी है और रूस नहीं चाहे कि हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर करें। रूस भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा, अपने निर्भरता को, और भारत एक बेहतर विकल्प के तौर पर यहाँ पर है। एक आखिरी सवाल, शो का समय खत्म हो रहा है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, वो जो मैं देख रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और आप लोग शायद इस पर ज़्यादा नज़र डाले होंगे कि शिपिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ा यहाँ पर करार किया गया है, मोबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा करार किया गया है। हमारे यहाँ से लेबर का या फिर एम्प्लॉयमेंट का आना जाना ज़्यादा सुगम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहां पे आपको ज्यादा एक्शन दिखा रही हैं? नहीं, देखिए, ये सब चीजें इसीलिए आती है कि अगर 100 बिलियन तक लेके जाना है तो नई एरियाज ढूंढनी चाहिए। और सेकंड चीज मैं कहूं आपको कि ये 96% जो एक बायलैटरल करेंसी में डीलिंग है, तो इंडिया इतना इंपोर्ट करती है और उसको रुपए में पे करना चाहिए। तो अनलेस रशिया हमसे कुछ खरीदे तो भी वो उसमें रुपए में सेटल कर सकती है। तो इट्स अ मैटर ऑफ द फैक्ट दैट चॉइस नहीं है, क्योंकि डॉलर तो रशिया के लिए बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये सब नई जगह उभर के आएगी। शिपिंग है, फिशरीज है, ये सब जहां पे हमें ढूंढना होगा एक जगह जहां पर हम रशिया के साथ एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। और रशिया भी खुलेआम इसको वेलकम करेगी, बिकॉज उसको भी डॉलर के सब्स्टिट्यूट में रुपी से पेमेंट करना हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी जरूरी है। नहीं तो वो अपने रुपए रख के क्या करेंगे?
रुपए रख के क्या करेंगे। बिल्कुल, ये इसकी कोशिश कई बार अलग अलग मौके पर हुई है, लेकिन स्थायी कोई सिस्टम अभी तक जनरेट वैसा नहीं हो पाया। लेकिन ये होगा तो बहुत हद तक निर्भरता डॉलर पर भी कम होगी और कारोबार भी ज़्यादा आसान हो पाएगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे शो के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।